नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का ये वीडियो RO ARO प्रीलिम्स यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो इसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी बुक वीडियो है। कंप्लीट बुक स्ट्रेटजी इसमें बताई गई है, बुक लिस्ट बताई गई है, कौन सी बुक पढ़ना है किस विषय के लिए। तो चलिए बात करते हैं। साथियों, अगर आप भी RO ARO प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपको भी प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, उसके लिए बुक लिस्ट जाननी है, तो ये सब जानने के लिए अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए। एक शॉर्ट सी बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। RO ARO का जो एग्जाम होता है, इसकी प्रीलिम्स की बात कर ले तो इसके प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का और दूसरा पेपर हिंदी का। जीएस का जो पेपर होता है उसमें 140 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है, यानी 140 नंबर का क्वेश्चन टोटल होता है। और सेकंड पेपर जो होता है वो 60 नंबर का हिंदी का होता है। 60 क्वेश्चन 60 नंबर, 1 घंटे का समय दिया जाता है आपको। दोनों को जोड़कर बनता है 200 नंबर और इस पे आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। आप मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं, ये दोनों पेपर को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई RO ARO के एग्जाम का, प्रीलिम्स का क्या मॉड्यूल है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। साथियों, ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए छोटा सा वीडियो है। अगर आप RO ARO के एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, सोच रहे हैं देने के लिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको जानने के लिए अंत तक बने रहिए। सबसे पहला सेक्शन में बात कर लेती हूँ हिंदी की। छोटा सा सेक्शन है, हिंदी के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, अगर हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो हिंदी मेजर रोल अदा करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस एग्जाम में। प्री ले लीजिए या मेंस ले लीजिए, मेंस में भी हिंदी बहुत अच्छी पूछी जाती है और प्री में भी। तो अगर आप हिंदी की तैयारी कर लेते हैं तो कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि 60 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका टारगेट है 135 से 140 नंबर का, 60 में से 60 अगर सही तरीके से पढ़े, इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट है थोड़ा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए है कि माइनस मार्किंग आ गई है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, वेल फोकस्ड होकर समझ की पढ़ाई करते हैं, सही रिसोर्सेज को लेकर तैयारी करते हैं, तो आप 60 में से 60 नंबर ला सकते हैं। हिंदी में जितने ज़्यादा मार्क्स आप लाएंगे आपके लिए जीएस में उतना हेल्पफुल होगा, जीएस का बर्डन आपको कम पड़ेगा। आप 135 में से 60 नंबर माइनस कर लीजिए, या मान लीजिए 140 की कट ऑफ जाती है, 140, 60 नंबर माइनस कर लीजिए, कितना हुआ? 40 इधर 20 इधर, यानी 80। आपको जीएस में सिर्फ 70 से 80 क्वेश्चन सही करने हैं। तो जितना ज़्यादा आप हिंदी में जो मार्क्स ले लेंगे, जितना मार्क्स स्कोर कर लेंगे, आपको जीएस में उतना ही कम बर्डन पड़ता है। हिंदी की बात कर लें तो साथियों, हिंदी के लिए मैं आपको दो बुक प्रीफर करूंगी। अभी एक बुक मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। दूसरी बुक है, पहली बुक है पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा पब्लिकेशन की। इसको ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी बुक है वो है आदित्य पब्लिकेशन की। ये वाइट कलर की बुक आती है, ऐसे वाइट पेज होता है, आप जाकर दुकान पे परचेज कर लीजिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अनिवार्य सामान्य हिंदी, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र भी आपको इसमें दिए रहते हैं और अलग से कुछ अनुशीलन सामग्री करके लिखा होता है, अलग से कुछ डेटा भी आपको दिया रहता है। ये दो बुक आपके पास होना मस्ट है। 10 रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। अगर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो कुछ लोग हरदेव बाहरी के लिए बात करते हैं कि हरदेव बाहरी की बुक, लेकिन मेंस के पर्पज से, यहाँ से प्री की बात हो रही है। प्री के लिए आपको पृथ्वीनाथ पांडे की बुक जो इनफ है, क्योंकि अगर आप प्री के लिए हरदेव बाहरी पढ़ते हैं तो थोड़ी सी बल्कि हो जाएगी आपको। तो आपको हरदेव बाहरी को स्किप करके, अभी प्री की बात हो रही है, पृथ्वीनाथ पांडे और ये आदित्य पब्लिकेशन, ये दो बुक लेनी है। अरे आप प्री क्लियर करोगे तभी तो मेंस पे जाओगे, पहले प्री को पार करने की सोचो तभी मेंस पे आप जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ प्री को लेकर तैयारी करिए, हमेशा सिलेक्शन लेने की तैयारी करिए। कभी ये सोच के तैयारी नहीं करनी चाहिए मुझको प्री क्लियर करना है, मुझको मेंस क्लियर करना है, मुझको इंटरव्यू देना है। हालांकि इस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन कोई भी एग्जाम दीजिए हमेशा सिलेक्शन के बारे में सोच के पढ़ाई करिए। सिर्फ प्री तक सोच के नहीं कि प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस पढ़ेंगे, मेंस क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू देंगे, तो सिलेक्शन जिंदगी में कभी नहीं होने वाला है आपका। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रही हूँ, कभी नहीं होने वाला है। हमेशा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए, एग्जाम का मॉड्यूल क्या है और कैसे क्वेश्चन आए हैं, PYQ, इन 3 चीज़ों को देखने के बाद ही आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले माइंड में अपने ये सेट करिए कि आपको कितने क्वेश्चन स्कोर करने हैं, यानी कितना क्वेश्चन आपको सही करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग भी होगा, इसलिए थोड़ा सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता बरतना आवश्यक है।
1/3 मतलब 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन उसका मार्क आपका हटा दिया जाता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आधा नंबर भी अगर आपका कम हुआ ना तो आयोग ये नहीं कहेगा कि अरे आधा ही नंबर तो है, लगभग। साथियों, लगभग और पूरा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने एग्जाम दिया था, हम लगभग तक रह गए। लगभग का कोई मतलब नहीं है, आप फेल है तो फेल है। चाहे आप लगभग की बात करिए, चाहे आप कहिए कि आधा ही नंबर पीछे थे, लेकिन पीछे तो थे ना। इसलिए हमेशा सिलेक्शन को लेकर और कोई भी सेगमेंट को आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ क्वेश्चन कम आते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हमारा अनुमान कितना सही जाता है ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन असली जो क्वेश्चन पेपर कितने आए हैं, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से कितने आए हैं, कहाँ से कम आए ज़्यादा, ये एग्जाम हॉल में हम जब जाते हैं तभी हमें पता लगता है। इसलिए इन बातों के चक्कर में मत फंसिए, हर पोर्शन को साथ देंगे। बाय द वे, उस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, अगर आपको सेक्शन तैयार है तो आप क्लियर कर सकते हैं ना, आपको क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, आपको स्कोर करने की सोचनी है 140 से 145 का टारगेट लेके चलिए, तब स्कोर करेंगे आप 130 से 35 तक का या 40 तक का, हद्दी अद्दा। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाले नहीं, लेकिन हमेशा कट ऑफ से 10 नंबर बढ़ा के या घटा के यही सोचना चाहिए। ठीक है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाने वाली है, कितनी कम जाने वाली है, वो एग्जाम के बाद ही पता लगता है, रिजल्ट आने पर। इसलिए बहकावे में मत आइए किसी के भी, इतना ही करिए, इतने से ही आ जाएगा, इतने से कम क्वेश्चन आते हैं, उतने ज़्यादा, इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। ये बात होगी हिंदी की। अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, वो है जीएस का, जिसमें से सबसे फर्स्ट बात करें तो हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, महीने की एक कोई मासिक पत्रिका, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हों, ठीक है, आपको एक मासिक पत्रिका खरीद लेनी है। बहुत से ऑप्शन है आपके पास, आप ले सकते हैं कोई भी, लेकिन मेरा मानना है अगर ARO की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप घटना चक्र की ये वाली मंथली मैगजीन और एक आती है घटना सार करके, आप उसको ले सकते हैं। इनफ है ये, और 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, दूसरा चीज़ क्या करना है करंट अफेयर के लिए, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो। ठीक है, बाकी इंग्लिश वालों के लिए द हिंदू का ऑप्शन होता है। ठीक, आप हिंदी के हैं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ये मासिक पत्रिका, और संसद टीवी का सुबह और शाम का जो हिंदी में न्यूज़ बुलेटिन आता है, करंट अफेयर्स का, करंट न्यूज़ आती है, डेली करंट न्यूज़, आपको उसको देखना है। और करंट एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, कई टीचर्स के कई चैनल्स पे अच्छे अच्छे न्यूज़ एनालिसिस पढ़े होते हैं, लेकिन डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तभी आपको बाद में ये पूरी बुक जो आती है 1 साल की वो समझ में आएगी। एक दिन में आप नहीं पढ़ सकते, या एक महीने में आप 1 साल का करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, और डेली। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो 5-5 घंटा करंट अफेयर ही दे दो, बाकी पोर्शन छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 से 1.5 घंटा दीजिए, काफ़ी। 1 घंटा भी आप दे रहे हैं काफ़ी है। कितने दिन का करंट अफेयर पढ़ना है? आपको लेटेस्ट 6 से 8 महीने का अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 80 से 85% आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो कवर हो जाता है। 1 साल का आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा 100% कवर हो जाता है। एग्ज़ाम होने की जो डेट है उससे 1 साल पहले का, ठीक है। जैसे कि अनुमान, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है, तो लास्ट ईयर का एग्जाम अप्रैल और उस ईयर का मई तक, अप्रैल का नहीं। जैसे कि 29 अप्रैल को एग्जाम है तो 20 दिन पहले से 10 अप्रैल तक का आपको कवर करना है, ठीक है। जीएस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है करंट अफेयर्स में। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, इसके बाद जो मेजर रोल अदा करता है वो होता है कौन सा सेक्शन? हिस्ट्री का। 3 भाग होते हैं इसके, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। थोड़ा सा मैं हो जाता है, समझ सकते हो आप लोग। तो प्राचीन भारत की हम बात कर लें तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा ड्राइंग हो गया, इसको बच्चों ने कर दिया, थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करिएगा। ये देखिए, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। अरे ठीक,
रामचरण शर्मा की ये बुक आपको परचेज कर लेनी है, ठीक। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं अलग से रामचरण शर्मा की प्राचीन भारत के इतिहास की बुक आती है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बुक परचेज कर लें तो सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा रामचरण शर्मा की प्राचीन भारत का इतिहास। एक बार इस बुक को पढ़िए, फिर दोबारा इसको, ये नहीं कि तुरंत पढ़ने लगे तुरंत नोट्स, एक बार तो सिर्फ पढ़िए, फिर दोबारा इस बुक पे जाइए, देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि बिगिनर्स को क्या होता है ना, शुरू शुरू में कुछ समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये सब कुछ नया रहता है, थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा आपको, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। प्राचीन भारत के लिए रामचरण शर्मा, और दूसरा एक ऑप्शन है एस.के. पांडे की। सिर्फ रामचरण शर्मा को लेके नहीं चलना है, क्योंकि हम एग्जाम के जो मॉड्यूल है उसके अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। तो रामचरण शर्मा की बुक और एस.के. पांडे, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस इतना अंतर है। और बात करते हैं अगर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की, लेवल बढ़ गया है, लेकिन यूपी पीसीएस के भी समतुल्य नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। तो सिर्फ आपको रामचरण शर्मा की बुक लेके नहीं चलना है, आपको इसके साथ एस.के. पांडे की भी बुक लेना है, क्योंकि आपको अपने अनुसार नहीं चलना है, आपको आयोग के अनुसार चलना है कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके लिए आपको सतीश चंद्रा की बुक लेने की जरूरत है और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, काफी है आपके लिए। तीसरा सेक्शन आता है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके लिए वन एंड ओनली स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास बाय राजीव अहिर। अगर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों के लिए बुक है, ठीक। इसमें बहुत अच्छे से आपको डेप्थ लेवल समझाया गया है। थोड़ी सी आपको अगर दिक्कत होती है, नए नए आप एग्जाम की तैयारी कर नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेने में असमर्थ हैं या पेड ग्रुप लेने में असमर्थ हैं, तो कुछ फ्री के जो चैनल है जिसमें फ्री के बारे में, फ्री में इन सबको पढ़ाया गया रहता है, या पेड ग्रुप छोटे छोटे आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि कम कॉस्ट में आपको आते हैं, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को ऑन करिए, चैप्टर का नाम डालिए और वीडियो देखिए, सामने बुक रख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको जहाँ भी डाउट हो रहा है, आपको क्वेश्चन के सारे डाउट आप क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये बात हो गई आपकी भारतीय इतिहास की। और इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे भी बुक इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए बिपिन चंद्रा की बुक काफ़ी है आपको, ठीक है। इतिहास पे और करंट अफेयर पे ये दो आपको सेगमेंट जो मैंने आपको बताए हैं अभी तक, इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है आपका अकेले 40 से 45 क्वेश्चन आपका कवर करता है। 40-45 नंबर बहुत मायने रखते हैं, 45 के 50 तक जा सकता है, इसलिए जो मैंने आपको बताया है वो करिए। और जब आपका ये सेगमेंट तैयार हो जाता है, देन आपको ये घटना चक्र आपको हर सब्जेक्ट के लिए लेनी है। घटना चक्र PYQ पूर्वावलोकन, इसका सेट आता है, 5 से 6 बुक का सेट आता है। आपका एक जो पोर्शन तैयार होता है, जस्ट लाइक आपने प्राचीन भारत में सैंधव सभ्यता को पढ़ा, उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, उस चैप्टर को आपने तैयार कर लिया। उसके बाद इसमें देखिए कि इसमें कितने क्वेश्चन पिछले साल के पूछे गए हैं, फिर उनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने से स्वयं का आकलन होता है कि हम किस लेवल पर हैं और हमें अभी कितनी तैयारी की आवश्यकता है, ठीक। बात हो गई इतिहास की। देन इसके बाद 3rd नंबर पर प्रेफरेंस हम रखेंगे विज्ञान, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसे पढ़ने की ज़रूरत है। ल्यूसेंट तीनों दिया रहता है, इसका अलग अलग सेक्शन भी आता है। परीक्षा वाणी भी अच्छी है, लेकिन क्या है थोड़ी सी बल्की हो जाएगी ना, क्योंकि मोटी बुक्स पढ़ जाती है। फिजिक्स अलग है उनका, केमिस्ट्री अलग है उनका, और उनका बायोलॉजी अलग है, ठीक है। तो काफ़ी बर्डन हो जाएगा। तो मैं कहूँगी जब इसी से क्लियर हो जाए तो दूसरे रिसोर्स के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है यार, आप इसको ले लीजिए, ठीक। इसमें आपको तीनों सेक्शन से कवर हो जाएंगे। और पीछे जो लिस्टिंग है इस पर विशेष ध्यान दिएगा। लिस्टिंग इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि लिस्टिंग से क्या होता है, जो मिलान करने वाले जो क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। तो लिस्टिंग पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको लगता है आपका बेसिक बिल्कुल वीक है तो NCERT पढ़ने की आवश्यकता है मुझे, तो आप सामान्य विज्ञान, ये दृष्टि का ये आता है। अब 10 किताबें से पढ़ना है, सबका जोड़ एक ही जगह रहता है, आप इसे परचेज कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। देन इसके बाद
घटना चक्र आपको देखनी है, इसमें पूर्वावलोकन देखना है। हर टॉपिक को तैयार करने के बाद इससे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए तो आपका आकलन होता है। लेटेस्ट पब्लिकेशन लीजिएगा, पुराना जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 2020 लिखा हुआ, आपको 2020 का नहीं लेना है, आपको घटना चक्र लेनी है 2022 की, जो अब तक के सारे एग्जाम हुए हैं अलग अलग आयोगों के बारे में, उसमें सबके क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि घटना चक्र आरओ एआरओ का सिर्फ लीजिए पीवाईक्यू, मैं आपको इसलिए ऐसा नहीं करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें सारे जितने भी आयोग हैं, जितने भी अब तक एग्जाम हुए वनडे से लेके और अदर स्टेट के एग्जाम जो होते हैं सबके इसमें क्वेश्चन पड़े होते हैं। तो क्या हाई लेवल को आप थोड़ा सा लेके चलोगे ना, तो मान लीजिए बाय द वे आपका एग्जाम में लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है ना तो इसमें ये सब कुछ कवर हो जाता है, तो आपको इससे सहायता मिलती है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको लेके चलिए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, तो अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम करते हैं बात भूगोल की। भूगोल के लिए क्या करना है, कुछ मत करिए, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 6 to 10 भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है आपका बेस क्लियर है तो 6 to 10 पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाइए 11th और 12th की ज्योग्राफी, चाहे माध्यम आपका अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, दोनों के लिए वो काफ़ी है। 11th 12th की अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, 80% सेक्शन कवर हो जाता है। बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड बुक की, तो स्टैंडर्ड बुक में आपको महेश कुमार बर्णवाल की ये बुक पढ़नी है, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, डिस्कस किया है, डेप्थ लेवल में भी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा नहीं समझ में आता है, यूट्यूब पे जाइए यार, ऑप्शन पढ़े हैं आपके पास, यूट्यूब है, यूट्यूब है तो फिर काहे का सोचना है भाई, पढ़ो देखो यूज़ करो डेटा, यार जियो खुद के डेटा आपको दे रहा है, हर कंपनी आपको दे रही है। तो वेब सीरीज़ कुछ बच्चे होते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग होते हैं वेब सीरीज में अपने डेटा आ रहे तो उसको सही यूज़ करो ना, आपका डेटा है वेब सीरीज देखो, मैं बुरा नहीं बोल रही किसी चीज़ को, लेकिन पढ़ाई की बात करें, चाहे वेब सीरीज देखो चाहे सीरियल देखो चाहे सॉन्ग देखो, लेकिन उस डेटा की यूज़ अभी आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, इसमें कर लो यार, कुछ मदद मिल जाएगी आपको। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र पीवाईक्यू उसको भी सॉल्व करना है। और अगर आपको लगता है कि मेरा बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप दृष्टि की एनसीईआरटी या महेश कुमार बंडवाल का भी आता है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन की, 10 से 12 क्वेश्चन भूगोल से आते हैं, और मैप भी आपको साथ में लेके चलना है, एटलीस्ट अपने पास रखिए, करंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी देश के बारे में कोई घटना हो रही है चाहे कहीं भी घटना हो रही है तो उसको मैप में देख लीजिए, मैप से आपसे अगर वहाँ से आपका तुरंत का पूछ लिया कि उसके आसपास कौन से देश हैं, कौन कौन सी राज्यों की सीमाएं लगती हैं, कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं, तो ये सब आपका मैप से ही क्लियर होगा। रट्टू तूता वाला हिसाब मत करिए, समझिए, क्योंकि ज्योग्राफी समझने की चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, ये बात कोई ज्योग्राफी की सॉरी। एंड देन इसके बाद है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, परीक्षा वाणी, मैं कहूँगी परीक्षा वाणी की बुक, कुछ लोग कहेंगे शंकर आईएएस इंग्लिश मीडियम के लिए होती है, और यूपीएससी की, यहाँ बात हम कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ की, तो इसके लिए आपको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण ये बुक परचेज कर लीजिए, और उसके बाद घटना चक्र का पीवाईक्यू आता है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, और इसमें भी लिस्टिंग पढ़ते रहिएगा। और अगर किताब आप परचेज करने जा रहे हैं आपके पास नहीं है तो मैं आपसे कहूँगी पुरानी बुक मत प्रीफर करिएगा, आप जो लेटेस्ट पब्लिश्ड हुई है अभी बुक उसको लीजिए। इसमें क्या होता है कि डेटा ऐड होता रहता है, जैसे कि राष्ट्रीय अभयारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ना, होती नई बुक में रहती हैं, इसमें करंट भी काफ़ी हद तक रिलेट करता है, तो इसलिए आपको ये नई जो है बुक आप उसको पढ़िए, पुरानी बुक से मत पढ़िएगा। और ये एनसीईआरटी का सारांश होती है, देखिए आप आपको लिखा होगा एनसीईआरटी भी कवर रहता है इसमें, इसलिए लेटेस्ट पब्लिकेशन आप ले लीजिए। देन पीवाईक्यू, घटना चक्र, बस अब और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था का अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन या उससे बढ़ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत मेजर रोल है इसका, और सीधे सीधे अब रटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका लेवल तो पॉलिटी का थोड़ा सा हाई हो गया। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। पिछले मॉड्यूल पे मत चलिए, क्योंकि अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्र उठा के आप देखेंगे तो ये लेवल जो आ रुका है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ चला गया है, इसलिए
खुद को भी अपग्रेड करिए, अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि नंबर भाई कट ऑफ 130 से 35 आपको क्लियर करनी है, वो भी विथ माइनस मार्किंग। क्योंकि देखिए जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं ना, कुछ तो बिगनर्स हैं और कुछ ऐसे हैं धुरंधर इंटरव्यू तक गए हैं, कुछ ने यूपीएससी दिया है। हिंदी माध्यम के अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए जो भर्ती होती है ये बहुत ही सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की ये गोल्डन चांस मानी जाती है और काफ़ी टाइम से इसका वेट हो रहा है। अगर वैकेंसी आती है, आने की तो आएगी, ये तो मैं क्लियर बता रही हूँ, आएगी तो आवेदन की भी भरमार होने वाली। इसलिए आपको लाखों के रेस में लाखों लोगों को पछाड़ के आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए तैयारी जो है बहुत अपग्रेड और वेल फोकस्ड होकर और डेली पढ़ाई के साथ आपको करनी है। ठीक है, पुराने मॉड्यूल पे नहीं कि रट्टा मारने का सोचा ना, और सोचा कि हम रट्टा मार के 130-35 नंबर ला देंगे तो उसी दिन से बाहर एग्जाम, फिर आप टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, मैं क्लियर बोल रही हूँ, मैं देखिए इधर उधर की बातें नहीं करती, जो होता है मैं बोलती हूँ, सीधे बता रही हूँ। जिस दिन आपने सोचा कि हम रट के और 130 और 35 का आप टारगेट लेके चल रहे हैं, उसी दिन से आप भाई रेस से बाहर हैं। क्योंकि कोई कितना भी हो, आप टॉपर्स की वीडियो देखते हैं और जो सिलेक्टिव लोग हैं उनके वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं अरे भाई सामने वाला बोल रहा है कि 135 नंबर लाया था तो हमने इतना पढ़ा, इतने में हमारा कवर हो गया। यार सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है। आप स्वयं का आकलन आप क्या हो ये आप जानते हो, तीसरा आपके बारे में नहीं बता सकता। इसलिए कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करिए कि हम उनके समतुल्य हैं, वो कर ले गए तो हम भी कर ले गए। हमेशा 10 कदम आगे रहने की ही सोचिए। ठीक, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। ये भी पढ़ना आपको जरूरी है, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको करना है इसके लिए ARO उत्तर प्रदेश दृष्टि की बुक आती है, या फिर दृष्टि ना करके आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी मोटी पड़ जाएगी आपको। इसमें आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश विशेषांक यानी उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। ये भी होना आपको जरूरी, भाई उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, क्योंकि क्वेश्चन पहले होता था कि नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विशेषांक के लिए पतली सी बुक आती है, परीक्षा वाणी की या परीक्षा मंथन की, कोई भी पब्लिकेशन आप ले सकते हैं क्योंकि इतिहास तो बदलने वाला नहीं है, यूपी का वही रहेगा, तो आप उसको ले लीजिए, आपको सही रहेगा। लास्ट में हम बात करते हैं, एक सेक्शन हमारा बच रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो डॉक्टर रमेश सिंह की बुक आती है, उससे आपका बेसिक कवर हो जाता है उसमें। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप उसको चाहें तो स्किप करके आप महेश कुमार बर्णवाल की NCERT सारांश आता है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, आप उस बुक को परचेज कर लीजिए। अभी वो मेरे पास वो बुक है नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, नाम बता दे रही हूँ, आप उसको परचेज कर लीजिए। आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन अधिकतर जो होते हैं ना वो आते हैं 80% आते हैं आपके करंट अफेयर से, बजट, GDP, किस संस्था ने क्या अनुमान लगाया, कृषि निर्यात आयात और जो बाकी सब डेटा होता है वो सारे डेटा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी कोई सेगमेंट स्किप मत करिए, आपको इसकी जो जानकारी है बेसिक वो होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, सिर्फ प्रीलिम्स तक आपको नहीं अटके रहना है, आपको मेंस भी देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से लग रहा है नहीं छूट रहा है। ठीक है, मैंने आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यस, हाँ, एक क्वेश्चन छूट रहा है आपका भारतीय जनगणना का, मैं आपको उसके लिए बुक बता दे रही हूँ। भारतीय जनगणना के लिए आपको लेनी है भारतीय जनगणना एवं प्रादेशिक जनगणना, आपको दोनों पढ़ना है। प्रादेशिक जनगणना में आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़नी है, तो भारतीय जनगणना एवं प्रादेशिक जनगणना के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक पढ़नी है। ठीक है, ये देखिए एक्चुअली इसका कवर नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आपको नाम बता दे रही हूँ, परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, काफ़ी है। इसमें देखिए 4 सेक्शन है, भारत की जनगणना, दूसरा है प्रादेशिक जनगणना। प्रादेशिक जनगणना में क्या आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़नी है, बाकी स्टेट का आपको नहीं पढ़नी है, स्टेट लेवल का जो एग्जाम आप देंगे वहाँ आपको काम आएगा। तीसरा है विश्व जनसंख्या परिदृश्य, ठीक है, और चौथा है नगरीकरण। भारत की जनगणना भारत की जनगणना, विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण, इनसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये जरूर पढ़ना है। इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और कुछ अगर लगता है तो ऐसे हाईलाइट कर लिया करिए।
ये पतली सी बुक आती है, ज़्यादा मोटी नहीं हो। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, कवर नहीं है इसका, तो इसके लिए प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा इस पर। पतली सी बुक है, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं और जो लेटेस्ट आपका जो डेटा रहा होगा जनगणना का, उसी से आएंगे। अभी जो ये चल रहा है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की मेरे पास बुक है, अभी 2021 वाला डेटा नहीं आया है। अगर 2000 एग्ज़ाम के पहले आपका 2011 तक का रहता है तो आपको 11 का ही पढ़ना है। तो भारत की जनगणना के लिए आपको 2011 की जो चाहे 21 की हो, उसके लिए आपको परीक्षावाणी ले लेना है। मैं आपको प्रीफर इसलिए कर रही हूँ कि मान लीजिए आप अदर स्टेट की बुक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्रादेशिक जनगणना आपको अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, ये सब एक बुक में आपका कवर हो जाता है। तो मैं कहूँगी आप परीक्षावाणी ले लीजिए, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद आता है वो लीजिए। तो ये तो हो गई बात कंप्लीट बुक स्ट्रेटजी की। कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करते रहिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ मैं और बता दूँ, कुछ दिनों में अभी थोड़ी सी मेरे पास कुछ रिसोर्सेज अभी कम है, कुछ दिनों में मेरी भी क्लासेस RO ARO पर आपके लिए आने वाली है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर आपकी तैयारी करवाऊंगी, क्लासेस लूँगी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा सा सॉरी आप लोग को मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा लेट आई, 3-4 दिन थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था मेरे साथ, समझ सकते हो ना, मौसम ऐसा है तो हो जाता है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो गया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका मैं लाऊंगी RO ARO हिंदी पे। हमारी जो क्लासेस शुरू होंगी RO ARO की हिंदी से शुरू होंगी, तो आप चाहें वहाँ से क्लासेस मेरी देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उस पर मैं ध्यान दूँ, क्योंकि इंसान यार, गलतियाँ सबसे होती हैं, हो भी सकती हैं, तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में आके चैटिंग करने लग रहे हैं। तो भाई चैटिंग करना है ना तो भाई इंस्टाग्राम है आपके पास, फेसबुक है, उस सब में जाओ ना, यहाँ क्या करने चले आ रहे हो। प्लीज़ ये सब मत करो यार, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि ये सब करके आप मुझे परेशान करोगे या मेरा टाइम वेस्ट करोगे, मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ चैटिंग छोड़ो, अभी पढ़ाई और करियर पे ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई अपनी करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।